जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सो वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। तो भाइयों, आज मंडे नाइट रो हुई है भाई, एंड सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कमाल धमाल मालामाल भाई साहब। शो उतना अच्छा नहीं था, शो की बात ही नहीं कर रहा मैं, शो की तो मैंने कभी बात ही नहीं की, बिकॉज शो मंडे नाइट रो का हमेशा से फीका रहा है। व्यूअरशिप के मामले में, रेटिंग के मामले में कोई इतना बड़ा कुछ नहीं किया, लेकिन भाई जो आज हुआ, समझ रहे हो आप, मतलब मज़ा आ गया यार। करेंगे आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, सब्सक्राइब करना है द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें आपके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो शो की शुरुआत करते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, और इनके अंदर खड़े होते हैं ड्रू मैकिंटायर और अपना जो लास्ट वीक का एक्शन था उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट अरीना में जो भाई कमाल की बू मिल रही थी उनको, आई थिंक वो कहीं ना कहीं भाई देखने लायक थी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोग सोच रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो चुका। यार, ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न नहीं हुआ दोस्तों जी, बिल्कुल ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न नहीं हुआ है। मैं आपको कैसे बताऊं, लोग गलत समझ रहे हैं, सारे रेसलिंग ऑब्जर्वर गलत समझ रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर को ऐसा हील दिखा रहे हैं। भाई ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न अभी नहीं हुआ है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ड्रू मैकिंटायर का धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे हील करेक्टर की। आप हील करेक्टर किसको कहते हैं? आप रोमन रेस के करेक्टर को हील कह सकते हैं, आप गुंथर के करेक्टर को हील कह सकते हैं, जो कि सिर्फ गलत काम, बुरे काम करना जानते हैं, बुरे इंसान को जिसको हम कहते हैं हील करेक्टर को। लेकिन हम ड्रू मैकिंटायर की बात करें, देखिए ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न नहीं हुआ। ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट वीक जे उसो पर जो अटैक किया था, उस अटैक के बाद सबको लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो चुका है। रिया रिप्ली के साथ उन्होंने टीम बना ली है, जजमेंट डे में शामिल हो चुके थे। देखिए यहाँ तक सही है, ड्रू मैकिंटायर ने जे उसो पर अटैक किया, रिया रिप्ली को ज्वाइन किया, जजमेंट डे को ज्वाइन किया एज अ 5th मेंबर उनकी टीम के लिए। यहाँ तक बात ठीक थी, जो कि हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर हील टर्न, उनका हील टर्न हो चुका है, वो बुरे इंसान बन चुके हैं, वो स्कॉटिश साइकोपैथ बन चुके हैं। यही सिचुएशन को ड्रू मैकिंटायर एड्रेस करते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, आप सबको लगता है कि मैं बुरा इंसान बन चुका हूँ, आप सब यही चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, देखिए मैंने किस पर अटैक किया? जे उसो पर। मैं सिर्फ जे उसो को फेस करना चाहता था, मैं सिर्फ जे उसो से लड़ना चाहता था, मैं उसको दिखाना चाहता था कि टाइटल लॉस कैसे होता है। मैं उसको दिखाना चाहता था कि जब तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो, जैसे कि लास्ट वीक हुआ था, कोडी रोड्स और जे उसो जो है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे थे भाई मैच जजमेंट डे के खिलाफ। लेकिन फिर ड्रू मैकिंटायर ने अचानक से अपना जो है टर्न किया और जो उसको कोच करवा दिया, कोडी रोड्स को कोच करवा दिया मैच। तो ड्रू मैकिंटायर सिचुएशन पे एड्रेस करते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई यही रीज़न था, मैं जोसो को फेस करवाना चाहता था, उसको सोचने पर मजबूर करना चाहता था कि कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है आपको जब अपना टाइटल हार जाते हैं, उसको जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, सिर्फ 1 मिनट की दूरी होती है और कैसे एक पल में सब बिगड़ जाता है। ड्रू मैकिंटायर की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सहा, और आई थिंक उन्होंने जो किया सही किया, इससे कोई हिल टर्न नहीं है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि आप सब मेरे को बू कर रहे हैं, लेकिन आप सब भूल गए कि मैं 15-20 सालों से इस कंपनी में हूँ, रेसलिंग कर रहा हूँ, जिससे मैं सिर्फ अच्छा इंसान रहा हूँ पिछले 3 सालों से, जो कि ड्रू मैकिंटायर थे। और अच्छे इंसान होने के बावजूद भी मुझे क्या मिला? मुझे लॉस मिले हैं। मैंने लोगों की मदद करी, टाइटल भी जीते, लेकिन मुझे वो रिस्पेक्ट अभी तक नहीं मिली जिसके लिए मैं हमेशा डिजर्विंग करता हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर उस बारे में बात करते हैं, अपने करेक्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप सब अगर सोच रहे हैं कि मैं हील हूँ, नहीं, मैं गलत बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अभी भी वही सेम ड्रू मैकिंटायर को जो कि मैं 3 साल पहले था, जो कि मैं हूँ। मैं स्कॉटिश वॉरियर हूँ, स्कॉटिश साइकोपैथ नहीं हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अब मैं आपको रिमेंबर कराता हूँ कि रियल रीज़न क्या है। देखिए, सबको पता है यार, 2022 क्लैश एट द कैसल, रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच था भाई। और वो ड्रू मैकिंटायर के लिए कितना ज़रूरी था वो हम सबको पता है। ड्रू मैकिंटायर कितना उस मैच से पैशनेट थे हम सबको पता है। ड्रू मैकिंटायर के कितने सारे ड्रीम्स थे उस एक मैच से हम सबको पता है, क्योंकि वो लास्ट चांस था ड्रू का
क्योंकि ड्रू मैकिंटायर आप जानते हैं कि हमेशा से ही रोमन रिंग्स से हारते आए हैं करीबन 20 से 25 बार, लेकिन ये लास्ट मौका था उनके लिए कि वो ऐसे चैंपियन बने। और भाई साहब 2 क्लैश एट द कैसल में रोमन रिंग्स के बैटिंग ओड्स थे, वो ड्रू मैकिंटायर के लेवल पे ही थे, यानी उनसे भी कम 1 नंबर। तो सबको लग रहा था कि यार ड्रू मैकिंटायर एक टाइटल तो रोमन रिंग्स से जीत लेंगे, उनसे छीन लेंगे, उनको हरा देंगे, और ये रिजल्ट भी था। लेकिन एंड ऑफ द डे ट्रिपल एच ने रिजल्ट चेंज कर दिया अचानक से, क्योंकि रोमन इसको लंबा चैंपियन बनाना था और वही हुआ। और क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर अपने टाइटल जीत जाते हैं द स्टोरी लाइन, तो सोलो सिकोआ आके वहाँ पर अटैक करते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर वही कहते हैं कि मैं यहाँ पे ओसोस ब्रदर्स की वजह से मैच जीत नहीं पाया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ड्रू मैकिंटायर जे उसो का नाम लेते थे कि जे उसो और ड्रू मैकिंटायर का सही कहूँ तो कोई लेने देना है नहीं, बिकॉज जे उसो जिस तरह से एज अ हील करेक्टर में थे 3 साल तक, अब एज अ फेस बने तो भाई सब भुगतना तो पड़ेगा। वो सभी रिटर्न करेंगे अपना, वो सभी जे उसो पर अटैक करेंगे जिन्होंने जे उसो की वजह से परेशानियाँ झेली है। भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि एक समय पे जे उसो ने कोडी रोड्स को इतना, मतलब कोडी रोड्स पे भी रेसलमेनिया में अटैक किए हैं, एंड जे उसो ने सेथ रॉलिंस पे भी अटैक किए हैं, सैमी ज़ेन पर तो भाई टर्न किया, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी जे उसो जो है अब फेस कैरेक्टर में। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जिन्होंने मतलब जिन पे, यार क्लियर सी बात है, अगर आप भी हो, आप पर कोई अटैक करता है लेकिन आगे जाके वो अच्छा बन जाता है, तो आप क्या उसका अटैक भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना। सेम वही ड्रू मैकिंटायर कर रहे हैं कि ये, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की बस समझ नहीं आया, अटैक सोलो सिकोआ ने किया था, उनकी वजह से वो टाइटल जीत नहीं पाए। यहाँ पर जे उसो का नाम कोई लेने देना नहीं, लेकिन हाँ वही बात है कि जे उसो ने भी उन पर हाथ तो साफ किया ही है ना। तो ड्रू मैकिंटायर वही कहते हैं कि मुझे जे उसो के साथ 1-on-1 केज में था, मुझे केज में चाहिए वो बस। इसी वजह से मैंने रिया रिप्ली से डील की और रिया रिप्ली ने मुझे मौका दिया कि जजमेंट डे में एज अ 5th मेंबर मैं उनकी टीम में शामिल हूँ, जिस वजह से मुझे मौका मिले मैं जो उसो को उसका बदला वापस दे सकूँ, उसको तोड़ सकूँ। तो वही ड्रू मैकिंटायर अपना रीज़न रिवील करते हैं, जो कि आई थिंक मेरी नज़र में सही है बिल्कुल, और हर इंसान ऐसा ही करेगा। तो ड्रू मैकिंटायर का भी हील टर्न नहीं हुआ है, और ड्रू मैकिंटायर कंफर्म करता है कि मैं जजमेंट डे का मेंबर नहीं हूँ। अगर आप ड्रू मैकिंटायर को जजमेंट डे का मेंबर समझ रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे के अभी कैरेक्टर नहीं है, उनके मेंबर नहीं है, लेकिन क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न मुझे लग रहा है कि सेथ रॉलिंस के जैसे कैरेक्टर का है, बिकॉज सेथ रॉलिंस इज नॉट अ फेस, इज नॉट अ हील, तो सेम लाइक ड्रू मैकिंटायर, और वही कैरेक्टर चलेगा। प्रॉपर हील तो भाई नहीं बन सकते ड्रू मैकिंटायर, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सब मेहनत खराब हो जाएगी जो उन्होंने की है। सो समझ रहे हो आप। सो यहाँ पर जो है ये सेगमेंट एंड होती है। इसी के बाद जो है जो फैंस होते हैं, मैं मानता हूँ यार वो मतलब बू कर रहे होते हैं सभी को। इसी के बाद बाकी जजमेंट डे के मेंबर आ जाते हैं, जैसे कि चूजा, डेमन प्रीस्ट, फिन बैलर, रिया रिप्ली, सब आ जाते हैं, ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट करने में लग जाते हैं। और उसके बाद फिर हमारे एंट्री होती है कोडी रोड्स की, सेथ रॉलिंस की, सैमी ज़ेन की, जे उसो की, एंड देन फिर क्या एडम पीयर्स आते हैं, और दोनों टीम के बीच में बातचीत होती है। और लेकिन यहाँ 5 थे, वहाँ 4, तो सेम शब्द आते हैं जैसे मैंने कहा कि आप। उसके बाद एडम पीयर्स कहते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट मतलब एक चांस दे रहा हूँ। कोडी रोड्स से जाते हैं, 5th मेंबर चाहिए तुम्हें अपनी टीम के लिए, क्योंकि 5-on-5 मैच होगा। अब तुम मुझे आज रात नाइट एंड तक बता दो कि कौन होने वाला है वो एज अ 5th मेंबर, जो कि तुम्हारी टीम में तुम्हारा सपोर्ट करेगा, द 5th मेंबर अगेंस्ट जजमेंट डे इन अ वॉर गेम मैच। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि फिक्र मत कर, मैं 5वां नाम उस बंदे का आज आपको रो के खत्म होने से पहले बता दूंगा कौन होने वाला है, और उसका रिटर्न भी होगा क्लियर कट। तो क्लियर करता है कि यहाँ पर जो है 5th मेंबर आने वाला है, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन है। उसके बाद सेगमेंट होती है भाई, आई थिंक उसके बाद कहीं ना कहीं जो मैच दिखाया जाता है, और जो कि फिक्स था, आई थिंक कमाल की चीज़ हुई। उसके बाद जजमेंट डे का लोगो रूम आता है, एंड देन फिर फिन बैलर आते हैं, जो कि स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। डेमन प्रीस्ट आते हैं, रिया रिप्ली आते हैं, देन ड्रू मैकिंटायर भी आते हैं। एंड फिर डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई रिया रिप्ली से कि यार एक एडवांटेज मैच होने वाला है आज रात को, और जो उस मैच को जीता हुआ, जो कि एडम पीयर्स ने कहा था कि जो उस मैच को जीता वो क्लियर कट है आज मेन इवेंट में, यानी कि उस फेस करके, यानी कि डेमन भी चाहते थे कि मैं अगेंस्ट जूसो के लड़ूं, बिकॉज उसके बाद मैं सर्वाइवर सीरीज में एज अ नंबर 1 एंट्री लूंगा। आप समझ रहे हैं कि ये सारा एडवांटेज गेम मैं समझाता हूँ आपको। तो ये सर्वाइवर सीरीज में 5-on-5 मैच होता है, और हर 5 मिनट बाद बंदा बाहर आता है और अंदर जाता है खींच के। लेकिन जो नंबर 1 पे आता है, समझ रहे हो आप, जो नंबर 1 पे आया वो एक टीम से आएगा, अब दूसरा नंबर जो आया वो दूसरी टीम से आएगा, लेकिन जो नंबर तीसरा आएगा वो पहली टीम से आएगा। यानी कि केज के अंदर
ट्रिपल थ्रेट हो जाएगा, 2 मेंबर साथ और 1 मेंबर अकेला, तो यानी कि हैंडीकैप मैच हो जाएगा। तो उस हैंडीकैप मैच को मतलब कोई 2 सुपरस्टार एक टीम को, मतलब एक टीम के मेंबर को तोड़ने के लिए, सारा मैच के लिए ये मैच होने वाला था, यानी कि इसको कहते हैं हम एडवांटेज मैच सर्वाइव सीरीज वॉर गेम का। और ये मैच आज रात को होना था। तो डेविन प्रिस्ट कहते हैं कि मैं लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता, बिकॉज उसके बाद ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं सही ओपोनेंट हूँ और मैं ही लड़ूंगा, और ज्यूसो के साथ मुझे अपना बदला लेना। तो डेविन प्रिस्ट कहते हैं ठीक है भाई, तो बदला ले ले। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ठीक है, आई थिंक यू आर गुड लीडर। उसके बाद मैच होता है नया जैक्स और रकेल रोड्रिगेज का, और ये मैच सही होता है। और देखा जाए तो भाई रकेल की पावर बड़ी कमाल की है, और रकेल रोड्रिगेज नया जैक्स को अपने कंधे पर पिक करने की कोशिश कर रही होती है, वही उठा गई लेकिन वो कामयाब नहीं होती। और उसके बाद नया जैक्स 1 2 3 और भाई साहब 1 2 3 करके नया जैक्स मैच को जीत जाती है। सो आई थिंक ठीक है भाई। उसके बाद मैच होता है बेकी लिंच, जो कि एडवर्टाइज था बेकी लिंच का, अगेंस्ट ज़ाया ली। और ये मैच होता है भाई, ये मैच कमाल का था, और मैच में अच्छा एक्शन देने को मिला। लेकिन उसके बाद मैन हैंडल स्लैम लगता है, बेकी लिंच 1 2 3 करती है, और उस मैच में बेकी लिंच की जीत हो जाती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है भाई, डैमेज कंट्रोल अटैक करने की कोशिश कर रही होती है उन पर। एंड देन फिर बेकी लिंच की टीम, वही शार्लेट फ्लेयर एंड देन बियंका ब्लेयर, सारी टीम आ जाती है बेकी लिंच को बचाने के लिए, और भाई इनके बीच ब्रोल सा शुरू हो जाता है। सो देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए इनकी सेगमेंट ठीक थी, क्योंकि वॉर गेम मैच था। लेकिन यार समझ नहीं आई थी, मुझे लग रहा था कि कोई पार्शियल मेंबर भी होगा भाई, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यार ये सारा मैच होगा ऐसे, बिकॉज डकोटा का ही तो इंजर्ड है। तो वुमेन्स का जो वॉर गेम मैच होने वाला, वहाँ पर शायद कोई 5th वुमेन्स ना हो, बिकॉज 4 on 4 हो। आई थिंक मेरे को तो वैसे लगता है, क्योंकि 5वीं वुमेन कौन होगी यार। तो 4 on 4 मेरे को लग रहा है कि ये मैच जो कि ठीक था। उसके बाद एक सेगमेंट होती है बैक स्टेज, ये थी लुडविग काइजर की। एंड भाई उसके बाद क्या होता है, गुंथर आता है। गुंथर कहता है कि भाई ठीक है भाई, और आई थिंक कहीं ना कहीं सेगमेंट से पता लग गया कि गुंथर और लुडविग काइजर या फिर जो है गायवी की विंसी, कुछ ना कुछ इनके बीच जो पकड़ा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं इनका ब्रेकअप बहुत नज़दीक है, लेकिन इनका ब्रेकअप की वजह क्लियर कट है, गुंथर अपना टाइटल हारेगा। और आई थिंक गुंथर को यार इज़ अ परफेक्ट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं गुंथर के साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, बिकॉज यार उतना वो पॉपुलर नहीं है जितना आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको बनाना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद में मैच होता है जोनी गर्गनो एंड टोमासो चिएम्पा वर्सेस लुडविग काइजर, और ये मैच सही था। देखा जाए इस मैच में तमाम एक्शन देने को मिले, लेकिन भाई क्लियर कट है इस मैच में पिनफॉल के थ्रू विनिंग हुई जोनी गर्गनो की, और जोनी गर्गनो इस मैच में जीत गए। उसके बाद भाई एक मैच था, इसको ये था फेटल 4-वे मैच। ये था अगेंस्ट नटालिया एंड टेगन नॉक्स वर्सेस कैडन कार्टर एंड कटाना चैंस एंड वर्सेस कैंडिस लेरे एंड इंडी हार्टवेल वर्सेस मैक्सन डुप्रे एंड डीवी नेल। सो ये मैच था भाई, देखा जाए तो टैग टीम मैच था, और मैंने ज़्यादा मैच देखा नहीं, बिकॉज आई थिंक बोरिंग मैच था। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे इस मैच में। इस मैच में क्लियर कट है, पिनफॉल के थ्रू नटालिया एंड टेगन नॉक्स विक्ट्री कर लेती है। और उसके बाद हमारा सेगमेंट बैकस्टेज जाता है, एंड आफ्टर देन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गुंथर एंड मिस का सेगमेंट था। यार कमाल का सेगमेंट था भाई। मिस आते हैं रिंग के अंदर, और मिस कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, ये रिस्पेक्ट थी जो कि हमेशा से अर्न करी मैंने, और इतने सालों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रहा, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। एंड गुंथर कहते हैं कि गुंथर आने वाला है, उससे पहले हम अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, बिकॉज वो आगे सब कुछ खराब कर देगा। एंड फिर गुंथर आ जाता है, गुंथर मिस की डिसरिस्पेक्ट करता है। गुंथर कहता है कि मैं तेरी इज्जत नहीं करता। गुंथर कहता है कि तू एक अच्छा सुपरस्टार हुआ, लेकिन तुझे मौका नहीं मिलेगा, तू इस रिंग में लायक नहीं मेरे साथ खड़े होने के लिए। तो गुंथर बार बार मिस को धक्का दे रहे होते हैं भाई, धक्का दे रहे होते हैं। फिर मिस भी अटैक करते हैं, और भाई कमाल के लो ब्लो मार के स्ट्रॉन्ग क्रशर फिनाले देते हैं। मिस के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आई थिंक मिस के बारे में ही इज गोट नाउ, बिकॉज आई थिंक मिस के साथ एक टैगलाइन हमेशा से जुड़ी रही है, मिस इज एंटरटेनर। मिस इज द रियल एंटरटेनर भाई, वो बंदा एंटरटेन करता है। उस बंदे ने एंटरटेन किया हमें इतने साल तक। आई थिंक मिस को मैंने 2006 से देखता स्टार्ट किया था, और 2006 से लेकर मिस इतना पॉपुलर नहीं था। मिस पॉपुलर पता कब हुआ है? मिस पॉपुलर हुआ है 2011 में, जब उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीती थी रेंडी ओर्टन के, मतलब मनी द बैंक कैच इन करके। एंड द मिस ने रेंडी ओर्टन को हराया, मनी द बैंक कैच इन किया, एंड देन रेसलमेनिया में सीना को भी हराया वाइसा। तो रेसलमेनिया 27 मिस का वो एक स्टारडम शुरू हो चुका था। उसके बाद हर साल मिस ने इंप्रूवमेंट की, कमाल का। मिस का सबसे बेस्ट रन मेरे अकॉर्डिंग रहा है 2016 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच था भाई, अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर, कमाल का मैच था। आई थिंक इनके सेगमेंट कमाल के थे। मिस और डॉल्फ जिगलर आई थिंक ये दो ऐसे एंटरटेनर है कि अगर आप इन दोनों को साथ रखोगे ना, आई थिंक कहीं ना कहीं
कमाल का ही प्रेजेंट करेंगे। बट डॉल्फ जिगलर इज इन नॉट इन डब्ल्यूडब्ल्यू राइट नाउ। आई थिंक उनके रूमर है कि वो एडब्ल्यू कंपनी में जाने वाला है। एडब्ल्यू सभी भाई वहीं जाते हैं। देखते हैं डॉल्फ जिगलर का भी क्या होता है, बैक स्टेज पाए गए हैं वहाँ वो लेकिन मिस आई थिंक कमाल के थे। 2017 रन भी कमाल का था उनका अगेंस्ट बी टीम, समझ रहे हो ना बी टीम कौन थी। तो आई थिंक मिज ने भी कमाल की सेगमेंट दिए भाई, और आई थिंक मिज इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन उनका जो मैच होने वाला सर्वाइवर सीरीज में, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि मिज वहाँ पे गुंथर को हराएंगे। लेकिन ये चलो मिज को बुक तो किया, वो अच्छी बात है भाई, बुकिंग मिलनी चाहिए उनके पास, और सब ठीक है। अगला मैच था भाई हमारे शिंसुके नाकामुरा, जिनको हम कहते हैं कि ईस्टर एग्स ऑफ सीएम पंक वर्सेस चैड गेबल एंड मैच 10 के बीच। कमाल का मैच देने को मिला। शिंसुके नाकामुरा हमेशा से यार आई थिंक एक जापानीज सुपरस्टार है, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं उनका परफॉर्मेंस है यार, कमाल की परफॉर्मेंस है। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो कि सही चलता है, बढ़िया चलता है भाई। एंड सही मैच था, इतना कुछ खास नहीं था। बट आई थिंक इस मैच में कहीं ना कहीं गेबल ने भी इनकाउंटर अच्छे किए, और विनर बाय पिनफॉल क्लियर कट है शिंसुके नाकामुरा। इस विन बाय पिनफॉल के थ्रू शिंसुके नाकामुरा इस मैच को जीत लिया गया। और शिंसुके नाकामुरा से इस मैच के लिए कोई सीएम पंक का ईस्टर एग नहीं आया, लेकिन कुछ है भाई कुछ है जो नाकामुरा ने डिलीवर किया, आगे बात करेंगे। इसके बाद ही ड्रू मैकइंटायर की बैक स्टेज सेगमेंट होती है जजमेंट डे से, डेविन प्रीस्ट और फेस टू फेस होते हैं, वही सेम सेगमेंट कि मैं हूँ तू है वो है। तो ड्रू मैकइंटायर साहब कहते हैं कि भाई अब नॉट योर टीम, मैं जजमेंट डे के साथ नहीं हूँ, लेकिन एज अ वॉर गेम मैच में सिर्फ एक नाइट के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो मैं आपको बता चुका हूँ भाई। ड्रू मैकइंटायर जजमेंट डे में शामिल क्यों हुआ यार? ड्रू मैकइंटायर की अपनी लेगेसी है यार ड्रू मैकइंटायर फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है 2 टाइम यार, वो जजमेंट डे में कुछ शामिल होगा छोटी टीम में, सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग। तो दोस्तों अब तो शो का मेन इवेंट ये था, वॉर गेम एडवांटेज मैच, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मेन इवेंट जिउसो। शो स्टार्ट होता है, बेल्टिंग स्टार्ट होती है, एंड दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, खासकर ड्रू मैकइंटायर उठा के पटकते हैं जिउसो को। मैच कमाल का था, अच्छा दिखा, सेगमेंट अच्छी लगी, और मूव्स कमाल के दिखे, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के जो आग है ना, ड्रू मैकइंटायर के अंदर जो आग थी, क्लैश करते कैसे करते वो दिखाई उन्होंने, और जिउसो को उठा के रिंग से बाहर फेंका, रिंग के अंदर फेंका। मैच इस कमाल का था। और इस मैच में आई थिंक मैं शौक था वो, जब मुझे लग रहा था कि भाई कमाल की क्लेमोर की के देखने को मिलने वाली सुपर किक्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज रिंग साइड पर जिउसो स्प्लैश मारने के लिए चल रहा था, ड्रू मैकइंटायर वो डबल आर्म डीडीटी मार देते हैं, फिर पिनफॉल हो जाता है यार। आई थिंक जिउसो को इतनी जल्दी पिनफॉल, वो भी इतनी सी ऐसी फिनिशर पे, सो आई थिंक ये शॉकिंग था कहीं ना कहीं। आप जिउसो को एज अ मेन इवेंट दिखा रहे हैं, लेकिन आप उसको पिनफॉल के थ्रू हरवा रहे हैं। चलो कोई ना, हरवा देते, लेकिन भाई क्लियर हरवा रहे हैं उसको, वो भी इतनी घटिया फिनिशर पे। ये फिनिशर भी नहीं है तो खाली सिग्नेचर है। तो देखा जाए तो भाई इस मैच में जिउसो हार जाते हैं, तो ड्रू मैकइंटायर को एडवांटेज मिल चुकी है कि वो नंबर 1 पर एंट्री लेंगे एज अ वॉर गेम मैच में। उसके बाद नंबर 2 से आएगा कोडी रोड्स की टीम से, और नंबर 3 पे आएगा वापिस से ड्रू मैकइंटायर की जजमेंट डे की टीम से। तो जजमेंट डे को एडवांटेज मिल चुका है भाई। फिर क्या होता है भाई सारी टीम आके जिउसो को अटैक करना शुरू कर देती है, सबको अटैक करते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है भाई, सारी टीम फेस टीम आ जाती है, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, जिउसो, सैमी ज़ेन, वो आके बचाते हैं जिउसो को। जिउसो पर तो अटैक हो रहा था, सॉरी माफ करना। तो सब जाकर जिउसो को बचा लेते हैं, और फिर स्पेस टीम रिंग के अंदर है, जजमेंट डे टीम के बाहर चली जाती है, इंक्लूडिंग ड्रू मैकइंटायर। सो कोडी रोड्स आके थैंक करते हैं, कहते हैं कि भाई ड्रू मैकइंटायर तूने मैच जीत लिया है, अब कांग्रेचुलेशन है, तुम्हें एडवांटेज तुम्हें मिल चुकी है इस मैच में, वॉर गेम मैच में नंबर 1 पे आने की। अब हमारा 5th मेंबर मैं बताने वाला हूँ वो कौन है। वो वही बंदा है जिसके साथ मेरी लेगेसी रह चुकी है। जी हाँ, कोडी रोड्स हम कहते हैं कि भाई दिस इज अ मैन दैट आई हैव बीन लेगेसी विद हिम, यू ऑल नो दैट। कोडी रोड्स कहते हैं कि आप सब उसे जानते हैं, और कुछ लोग तो उसको एपेक्स प्रेडेटर भी कहते हैं। जी हाँ, समझ जाओ कौन है। तो सारा क्राउड रेंडी 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 कहता शुरू कर देता है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि आप सही हो, आपसे मिलते हैं सर्वाइवर सीरीज में, तो जजमेंट तुम सबकी बैंड बजने वाली है। तो बस वहां पर शो एंड हो जाता है, और इससे क्लियर कट हो जाता है कि द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन इज बैक एट द सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम।
सॉरी ज़्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन भाई यार आई थिंक 18 महीनों बाद इस बंदे का रिटर्न हो रहा है। और मैं खुश पता कि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई WWE कंपनी ने काट दिया, चूना लगा दिया है, फेक कर दिया उन्होंने रेंडी ओटन को रिटर्न नहीं करवाया। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था यार, रेंडी ओटन का रिटर्न होना है भाई 18 महीनों बाद। मंडे नाइट रो में थोड़ा रिटर्न होगा। अगर मंडे नाइट रो में रिटर्न होगा, मैंने कहा था कि WWE कंपनी बैकी लिंच वाली गलती ना करे, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बैकी लिंच को सर्वाइवर सीरीज से एक हफ्ता पहले बुला लिया था, सबसे बड़ी गलती करी थी, सरप्राइज नहीं मिला। लेकिन इस बार सरप्राइज तो नहीं है, बिकॉज सबको पता है रेंडी ओटन आने वाले हैं। और लेकिन भाई उनकी एंट्रेंस तो नहीं हुई ना, शक्ल नहीं दिखी, वो दिखेगी सर्वाइवर सीरीज में, तो सबसे बेस्ट था। आई थिंक WWE कंपनी खेल गई भाई, सही में मजा। मैं यही चाहता था रेंडी ओटन का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में हो, उससे पहले ना हो यार, वो मजा नहीं आता फिर यार। आई थिंक आप इतना महीने रुके हो इस इवेंट के लिए और कमाल किए भाई। तो दोस्तों ये था मंडे नाइट रो क्लियर कट। मैंने आपको कहा था कि बेस्ट कमाल धमाल मालामाल क्यों था, बिकॉज रेंडी ओटन ऑफिशियली अनाउंस बाय क्लियर कट। अब वो आएंगे, अब मुझे नहीं पता कि रेंडी ओटन एज अ हील आएंगे एज अ बेबी फेस। आप कह रहे हैं वैसे वो कह रहे हैं, देखिए दोस्तों सर्वाइवर सीरीज में रेंडी आने तो वाला है, कोडीवर्स की टीम में एज अ फेस ही आएगा मानता हूँ, लेकिन भाई रूमर ये था कि रेंडी ओटन का हील करेक्टर आएगा। अब वो देखते हैं कि वो एकदम से आएगा या फिर थोड़े महीनों बाद, बिकॉज उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बिकॉज अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन सर्वाइवर सीरीज से एक दिन पहले मैं एक प्रेडिक्शन करूँगा, और वो रेंडी ओटन को लेकर ही है, और शायद उस सर्वाइवर सीरीज में सच होती दिखने वाली है। बहुत जल्दी करूँगा, शुक्रवार को करूँगा, क्योंकि शनिवार को सर्वाइवर सीरीज आएगी एंड फ्राइडे को हम करेंगे और उस बारे में बातचीत करेंगे, पूरा पॉडकास्ट बनाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी बैड न्यूज़ की, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था कि सीएम पंक, जी हाँ, सीएम पंक का रिटर्न अब सर्वाइवर सीरीज में आप मुश्किल मान लीजिए, क्योंकि अब समझ सकते हैं कि अब सारा टेंशन सब कुछ रेंडी ओटन रिटर्न पर है। और सर्वाइवर सीरीज के अंदर 2 रिटर्न बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जी हाँ बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रेंडी ओटन भी बहुत बड़ा नाम है जैसे कि सीएम पंक है। और अगर किसी टुच्चे मुच्चे का रिटर्न हो रहा था तो मानता हूँ कि सीएम पंक का रिटर्न होता, लेकिन लेजेंड का रिटर्न होना है रेंडी का, तो दूसरे लेजेंड का रिटर्न सीएम पंक का तो नहीं हो सकता। क्योंकि भाई मुझे लग भी रहा था, बिकॉज रिटर्न तभी होता है जब ना लगे रिटर्न, समझ लो, रिटर्न तभी होगा जब ना लगे। जैसे कि ब्रेव वाइट का रिटर्न था, आई थिंक वो एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न था एक्सट्रीम रूल्स में, वो वैसा रिटर्न तो मुझे लगता नहीं कभी होगा। सो मिस हिम, आई मिस हिम, आई वेरी मिस हिम, वी ऑल मिस हिम, बिकॉज उस इंसान के बिना मजा तो नहीं आता। चलो उसका नाम लिया तो कोई बात नहीं। सो रेंडी ओटन तो ठीक है, रेंडी ओटन का रिटर्न रहा, और सीएम पंक का रिटर्न अब बहुत मुश्किल है दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि बिकॉज कहीं ना कहीं अब मुश्किल है, बिकॉज आप खुद देखें ना रेंडी ओटन का रिटर्न क्लियर कट ऑफिशियल हो चुका है। अब तो WWE कंपनी ने भी ट्विटर पे, यूट्यूब पर हर जगह रेंडी का नाम अनाउंस कर दिया है, जो कि क्लियर कट है आने वाले रेंडी ओटन, और वो आगे क्या करते हैं, किस तरह से मैच करेंगे देखना होगा, लेकिन मजा आने वाला भाई। और एक चीज़ सर्कुलेट बता दूं आपको, सीएम पंक का यही तक डिलीवर करना कि भाई सर्वाइवर सीरीज में रूमर था काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज जैसे मैंने को बताया कि बहुत सा रूमर फैला है, वीडियो सामने आई है सीएम पंक की, एंड वो इसी बात पे टर्न करते हैं कि, लेकिन यार पता नहीं अब क्या होगा यार, आई डोंट थिंक सो क्या होने वाला भाई, किस तरह की चीज़ें चलेंगी डिलीवर होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भाई, हाँ ओवरऑल देखा जाए तो सीएम पंक इज नॉट अपीयर ऑन सर्वाइवर सीरीज दिस संडे, बिकॉज वो मज़ा आएगा नहीं, बिकॉज मेन इवेंट ही आप समझ लो, मेन इवेंट मैच कौन सा होने वाला, मेन इवेंट ही आपका वॉर गेम मैच होगा, तो रेंडी ओटन मेन इवेंट में आएगा ना, तो सीएम पंक आएंगे शुरुआत में, क्या मानते हो आप? तो अब सीएम पंक के रूमर सब खत्म है, और सीएम पंक नहीं आने वाले सर्वाइवर सीरीज के अंदर। सीएम पंक का रिटर्न अब कब होगा मुझे नहीं पता, और मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एक दिल में एक चीज़ है कि सीएम पंक का रिटर्न आज नहीं तो कल होगा ही होगा, वो WWE कंपनी में ही होगा दोस्तों, ये बात आप दिल से लगा के बैठिए। आपको द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक WWE कंपनी में देने को मिलने वाले, और कहीं नहीं जाने वाले, वो क्लियर कट अंदेशा यही है।
अब दोस्तों रेंडी ऑर्टन के और एक चीज और रूमर फैल रही है, और ये आज मंडे नाइट रो में आपने देखा ही होगा। जेउसो की आपने शक्ल देखी थी? तो शक्ल देखी थी आपने जेउसो की भाई? है किस तरह का जेउसो की शक्ल लग रही थी भाई? मेरे को तो देख के लगा यार ये हो क्या गया है, क्योंकि ये शक्ल तभी बनती है जब आपने किसी के साथ गलत किया हो। तो क्लियर कट था 2022 में मई के महीने में, जब रेंडी ओटन और आई थिंक मैट रिडल और वर्सेस उसोस का मैच हो रहा था, और वहां पर उन हरामियों ने मिलके रेंडी ओटन और मैट रिडल पर अटैक किया था, उसोस ने, रोमन रेंस ने मिलके। और उसी वक्त हुआ था भाई कि रेंडी ओटन को इंजर्ड किया था इन्होंने बुरी तरह से। लेकिन मानते हैं कि रेंडी ओटन की इंजरी एक बैक इंजरी थी, जो कि रियल इंजरी थी। ये सब स्टोरी लाइन का हिस्सा था। लेकिन आप खुद सोचिए भाई, रेंडी ओटन की जो स्टोरी चल रही थी वो तो यही है ना कि उस ने रेंडी को अटैक किया था, उसके बाद रेंडी ओटन ने 18 महीनों तक गैप लिया, और रेंडी ओटन आके यही स्टोरी को निभाने वाले हैं। इस वजह से मेरे को लगता है कि रेंडी ओटन का हील टर्न होगा, बिल्कुल जैसे कि ड्रू मैकिंटायर का हुआ है। क्योंकि अब रेंडी ओटन के पास क्लियर कट है, फेस में कुछ बचा नहीं है दोस्तों। मानता हूँ कोडी रोड्स की टीम में आने वाले हैं वो, लेकिन भाई इन माय ओपिनियन वो लेजेंड किलर है। आप उसको वैसे ही बुक कीजिए जैसे कि वो पहले बुक किया था उसको, खासकर जब रेंडी ओटन का 2008, 9, 10, खासकर जब वो लेगेसी की टीम थी, कोडी रोड्स और टेड डिबियासी। आई थिंक वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील फैक्शन था इन ओवर डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैं ये मानता हूँ शील्ड से भी बड़ा हील भाई। आई थिंक आप रेंडी ओटन का जो एक ऐसा घिनौना करेक्टर है ना, उसको आप लेके आइए कंपनी के अंदर। आई थिंक रेंड बड़ा गंदा है। आई थिंक अगर आप किसी सुपरस्टार की बात करते हैं डब्ल्यू कंपनी में एज अ मोस्ट डेंजरस सुपरस्टार, आई थिंक मोस्ट डेंजरस सुपरस्टार की लिस्ट में नंबर 1 पर क्लियर कट है ब्रॉक लेसनर ही होगा आपके माइंड में, और सबके माइंड में ब्रॉक लेसनर। आई थिंक ब्रॉक लेसनर को वन ऑफ द बेस्ट डेंजरस सुपरस्टार कहा जाता है इन ऑल ओवर डब्ल्यूडब्ल्यूई, इन ऑल ओवर प्रोफेशनल रेसलिंग। एंड उसके बाद नाम दी अंडरटेकर का आता है, एंड फिर आते रहते मैनी मोर। लेकिन अगर माय ओपिनियन, अगर आप किसी सुपरस्टार को डेंजरस कहना चाहते हो, आई थिंक लेजेंड किलर रेंडी ओटन है भाई। आप डर जाओगे जिस तरह से रेंडी ओटन मैच लड़ते थे, आप डर जाओगे जिस तरह से पंट किक पड़ती थी ना सर पे। आई थिंक वो करेक्टर, आई थिंक 2020 में जब रेंडी ओटन का करेक्टर था ना रेसलमेनिया से समर स्लैम के बीच में, आई थिंक भाई साहब वो रेंडी ओटन था ही नहीं, वो एक लेजेंड था यार। भाई क्या पंट किके दिए उसने, क्या आरकेओ मारी है यार। आई थिंक रेंडी ओटन इज अ परफेक्ट सुपरस्टार। आई थिंक उसको किसी भी उपलब्धि की जरूरत नहीं है, वो इसको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। सेम गोस टू ब्रॉक लेसनर, वो एक नाम ही बहुत बड़ा है, क्लियर कट। और एक और चीज सामने आ रही है, और वो ये है कि जॉन सीना, जी हाँ, जॉन सीना इस समय हॉलीवुड में चले गए हैं बिकॉज स्ट्राइक एंड हो चुकी है, और जिस वजह से जॉन सीना का शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो चुका है कंपनी के साथ, जो कि वो साइन किया था 2 महीनों के आसपास का। लेकिन एक रिपोर्ट ये है कि जॉन सीना आपको सर्वाइवर सीरीज में कोडी रोड्स की जगह देखने को मिलने वाले थे। जी हाँ, कोडी रोड्स के प्लान नहीं थे इस साल सर्वाइवर सीरीज में, बिकॉज वो रोमन रिच के साथ जाने वाले थे आगे की स्टोरी लाइन के लिए। लेकिन क्योंकि जॉन सीना अब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जिस वजह से कोडी को आना पड़ा। बट आप समझ सकते हैं कि अगर जॉन सीना इन वॉर गेम मैच में होने वाले थे और वहाँ पर वो रेंडी को अनाउंस करते, तो भाई आई थिंक इन दोनों की जोड़ी, वैसे तो मैं कोडी और रेंडी को भी देखना चाहता हूँ। आई थिंक काफ़ी वक्त 2007 में पहली मुलाकात थी, और आई थिंक कमाल का मजा आने वाला है अब, और फेस टू फेस होगा दोनों का, और कोडी रोड्स और रेंडी ओटन का टीम में इन 4 गेम मैच, मजा आएगा देखने में। लेकिन भाई रेंडी ओटन और जेउसो, इनका कुछ होने वाला है भाई, बिकॉज रेंडी ओटन को पता चल चुका है उसको, वो जब आएगा ना रिंग के अंदर, आप देखना उसको, जेउसो को देखना आप। भाई जेउसो तो माफी मांगना शुरू कर देगा, क्योंकि भाई रेंडी ओटन तो आते साथ आर को दे देगा इसको कहीं ना कहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं भाई लगता है कुछ ना कुछ कमाल होने वाला वॉर गेम के अंदर। मैं आपको सही बताऊं ना, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, सैमी ज़ेन ने चूज किया था किसको, रोमन रेंस को, तो वैसा ही कुछ होगा भाई। मैं अभी ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं सर्वाइवर सीरीज से पहले पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ 1-1.5-2 घंटे का, चलो आपके लिए, और सारी बातें करने वाला हूँ। और आप जानते हैं कि मैं वही बातें करता हूँ जो सच होती है, जो फैक्ट होती है, ट्रस्टेड, और सब क्लियर कर दूंगा आपको सर्वाइवर सीरीज से, जो भी आपके दिमाग में है सब आपकी हाइप बना दूंगा, क्लियर कट कहने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, अभी तक यहाँ तक
बहुत बहुत धन्यवाद। 31 मिनट 30 सेकंड में अगर आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका दोस्तों। अगर आपने हमें सुना, सपोर्ट किया, और बस ये कहना चाहता हूँ यार, आप हमारे चैनल यानी कि द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन है, लाइक है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कुछ है यार, मोटिवेशन है मेरे लिए। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। बोलिए जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपना भी धन्यवाद।